Good morning, students. Welcome to class 12 Indian Economic Development. Today we are going to start our chapter number 10, Employment and Unemployment. As the name suggests, जैसे हमारा चैप्टर का नाम बता रहा है बेटा, Employment and Unemployment, we are very much familiar of that, है ना? बहुत अच्छे से सुन चुके हो पहले Employment और Unemployment 9-10 में पढ़ा होगा एक बार, है ना? और हम नॉर्मली भी टर्म यूज करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज या एम्प्लॉयड पर्सन, अनएम्प्लॉयमेंट या इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, है ना? स्टेप शुड बी टेकन या मेजर शुड बी टेकन टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो हम कुछ ना कुछ तो इसके बारे में अच्छे से जानते ही हैं कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है. तो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? अगर बेसिक देखें, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार, है ना? तो एम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या एक्टिविटीज इन विच अ पर्सन इज एंगेज्ड इन डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क. अगर पर्सन किसी भी काम को करने में लगा हुआ है, दैट मीन्स ही और शी इज एम्प्लॉयड. व्हेन अ पर्सन इज डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, व्हेन अ पर्सन इज एंगेज्ड इन डूइंग एनी एक्टिविटी, तो ही और शी इज डूइंग या ही और शी इज एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी. और अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी. When a person is not doing any work, when a person is not engaged in any production activity. Whenever a person is engaged in any production activity, he or she is contributing to the GDP. नहीं, जब कभी भी कोई भी पर्सन किसी ना किसी एंगेजमेंट एक्टिविटी में लगा होगा या किसी ना किसी काम में लगा होगा, तो वो कहीं ना कहीं जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा. अच्छा, मैं कर रहा हूँ जीडीपी को कंट्रीब्यूट कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज प्रोवाइड करके, है ना? क्योंकि यहां से मुझे क्या अर्न हो रही है? फैक्टर इनकम अर्न हो रही है. नहीं हो रही? हो रही है फैक्टर इनकम. और फैक्टर इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम क्या होती है? सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम, है ना? सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम इज नेशनल इनकम. तो इसका मतलब मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किस में जुड़ रहा होगा? नेशनल इनकम में जुड़ रहा होगा, है ना? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी काम आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा? आएगा. कैसे काम आएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काम आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा? जो मैं करा रहा हूं यहाँ पे आएगा. कैसे आएगा? हाँ, बिकॉज यू पीपल आर गोइंग टू बी द एसेट्स ऑफ द नेशन. आप लोग क्या बनने वाले हो कल को? एसेट्स ऑफ द नेशन. हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मेन सोर्स पढ़ा था एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. एजुकेशन पे खर्चा करना सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है या सबसे बड़ी सोर्स होती है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना, ह्यूमन एसेट को फॉर्म करना. ह्यूमन एसेट कब फॉर्म होगी? व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड, व्हेन अ पर्सन इज हैविंग एक्विजिट नॉलेज, व्हेन अ पर्सन इज हैविंग एप्रोप्रिएट स्किल्स, है ना? तो वो सारी चीजें आपके पास हैं. आप क्या कर रहे हो? अपनी नॉलेज को इंक्रीज, है ना? नॉलेज गेन कर रहे हो, तो क्या बनने वाले हो? एसेट बनने वाले हो नेशन के लिए. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी तो कंट्रीब्यूशन हो गया. नाउ द कॉन्सेप्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. जब कभी भी कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड होगा या व्हेनेवर अ पर्सन इज डूइंग इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक्टिविटी समझते हो? दो तरह की होती है, बीएससी में पढ़ी होंगी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. जब कोई भी पर्सन किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़ जाता है, तो दैट मीन्स ही और शी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द जीडीपी. ही और शी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज जीडीपी. क्या है जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. डिफाइन भी तो करे थे हमने चैप्टर नंबर 3 में नेशनल इनकम के. क्या था? जीडीपी. जब हम बात कर रहे हैं जीडीपी, दैट मीन्स ये कौन सी वैल्यू है? मार्केट प्राइस. कुछ नहीं कह रहे तो मार्केट प्राइस है. तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यही था. मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced within the domestic territory of a country.
जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का, तो यहाँ पे रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स का कंसेप्ट यूज, डोमेस्टिक टेरिटरी में रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स का कंसेप्ट यूज नहीं होता। हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, डोमेस्टिक टेरिटरी की। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर रेजिडेंट्स का जो प्रोडक्शन है वो भी आ रहा होगा, नॉन रेजिडेंट्स का है वो भी आ रहा होगा। उसके बाद जब हम NFIA को ट्रीट करते हैं तो वहां पर नॉन रेजिडेंट्स को हटा देते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट वन वाज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हेनेवर पर्सन इज एंगेज इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी, इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ही और शी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द GDP। वो कहीं ना कहीं GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ठीक है। अब बात आती है एक्टिविटी, तो कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गुड्स और सर्विसेज देते हो तो मनी ऐड होती है, किसमें ऐड हो जाती है मनी, एक्टिविटी विच कंट्रीब्यूट्स टू GDP। ये बताओ, नहीं, वो सभी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी नहीं होंगी जो GDP में कंट्रीब्यूट कर रही होंगी, जिनका कंट्रीब्यूशन किसमें होगा, GDP में। और GDP में तो सारे फैक्टर वाले कोई कंट्रीब्यूशन होगा ना, नॉन फैक्टर्स को तो लोगे नहीं, ट्रांसफर्स को तो लोगे नहीं। तो वो सारी एक्टिविटीज कौन सी हो गई हमारी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्टिविटीज विच आर डन टू अंडरटेक प्रॉफिट अर्निंग के लिए जो करी गई हो, बट वो हम BST की लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वो सारी एक्टिविटीज जो किसमें कंट्रीब्यूट कर रही होंगी, GDP में, जिनका कंट्रीब्यूशन किसमें होगा, GDP में। मतलब ये डायरेक्टली ना कहकर किस तरफ कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं, है ना। अगर ये कह रहे हैं इनका कंट्रीब्यूशन GDP में, डेट मीन GDP में तो वही सब इंक्लूड होगा ना जिनके बदले में हमें फैक्टर इनकम जनरेट होनी होगी। डबल साइडेड ट्रांजैक्शन, सिंगल साइड ट्रांजैक्शन तो होगी नहीं ना। देन नेक्स्ट इज, अगर कोई भी पर्सन काम में लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयड पर्सन, है ना। और कुछ, वर्कर, एक टर्म यूज करते हैं हम यहां पर, वर्कर। बुक में से मत देखो, वर्कर, है ना। कौन होता है वर्कर, जो वर्क करता है ना, वर्क से ही तो बना है वर्कर, अ पर्सन हु वर्क, है ना, अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो अ वर्कर इज वन हु इज एंगेज्ड इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है। और जब प्रोडक्शन एक्टिविटी में जुड़ा है तो किस तरफ कंट्रीब्यूट करेगा, एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स GDP, और GDP की तरफ इसका कंट्रीब्यूशन भी होगा, ठीक है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर। तो अ वर्कर इज अ पर्सन, अ वर्कर इज वन हु इज एंगेज इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द GDP, और कंट्रीब्यूट करेगा GDP की तरफ। क्योंकि जब वो किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है तो GDP में तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब क्या है, सिर्फ वो गुड्स और सर्विस ही प्रोड्यूस कर सकता है, ये बताओ। प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब सिर्फ यही है कि वो गुड्स और सर्विस ही प्रोड्यूस करेगा। मैं भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज हूं, क्या, तो GDP में मेरा कंट्रीब्यूशन तो है, तो मैं वर्कर हूं नहीं हूं, हूं। हमने नेशनल इनकम का इनकम मेथड पढ़ा था। अब मैं कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी तो नहीं कर रहा ना यहाँ पे, कोई मैं गुड प्रोड्यूस कर रहा हूं, नहीं। तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे यहाँ पे, इनकम। मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो उन सर्विसेज के बदले मुझे क्या मिल रही होगी, वेजेस एंड सैलरीज। याद आ गया नेशनल इनकम।
क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। समझ गए? अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब यहां पर नहीं है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, अ पर्सन हु इज इन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, नहीं, हर वो पर्सन प्रोडक्शन यूनिट में एंगेज होगा जो अपना कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है ना, जिसके बदले में उसे पैसे मिलने वाले, जिसके बदले में वो अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो हर वो प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 मेथड है ना। इनकम मेथड में मेरी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किसमें काउंट होगा? इनकम मेथड से। मैं कोई प्रोडक्शन तो करनी हो तो वैल्यू एडेड तो निकाल नहीं सकते, कैसे निकालोगे वैल्यू एडेड? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में डाल दोगे ना। मुझे जितनी सैलरी वेजेस मिलती होगी तो इसका मतलब मैंने उतने अमाउंट का क्या दिया होगा? कंट्रीब्यूशन। नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो ये है हमारा वर्कर। अच्छा, वर्कर सभी एक जैसे होते हैं, अलग अलग भी होते हैं? अलग अलग भी होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं? पढ़ लिया। फर्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, और द सेकंड वन वाज हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, है ना। नाम से पता चल रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड, उन्होंने अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे दी, किसी और के लिए आप जाके काम नहीं कर रहे, खुद ही एम्प्लॉयड हो गए। खुद ही एम्प्लॉयड होने का मतलब क्या है? दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी थी 11th में बीएससी में 3 तरह की, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज इन देयर ओन बिजनेस, engage in their own business या प्रोफेशन, या तो अपने बिजनेस में एंगेज होंगे खुद के, या अपने प्रोफेशन में एंगेज होंगे। और मैं किस में एंगेज हो जाऊंगा? हायर्ड में। प्रोफेशन में भी तो हो सकता हूं, अगर मैं यहाँ के बाद अपना कोचिंग सेंटर रन करता हूं तो वो तो मेरा खुद का है ना, तो उस टाइम पर मैं कौन हूं? सेल्फ एम्प्लॉयड। हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं? हायर करने का मतलब क्या है? हु वर्क फॉर अदर्स। अगर हम सिंपल सी बात करें, हु वर्क फॉर अदर्स। हायर्ड वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेंडरिंग रिटर्न्स, है ना, या गेट इनकम्स बाय प्रोवाइडिंग रेंडरिंग सर्विसेज। अपनी सर्विस देने के बदले में जो क्या अर्न करते होंगे? इनकम अर्न करते होंगे, तो वो कौन है? हमारे हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर मतलब जो दूसरों के लिए काम करते हैं। जो किसके लिए काम करेंगे? दूसरों के लिए। अब ये भी 2 तरह के हो सकते हैं, रेगुलर और कैजुअल। रेगुलर और कैजुअल वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स हमारे 2 तरह के होंगे, रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स। नाम से पता चल रहा है रेगुलर और कैजुअल। अगर मैं यहाँ पर स्कूल में डेली आ रहा हूँ तो आई एम अ रेगुलर वर्कर, बट अगर मैं समटाइम्स लेक्चर लेने आता हूँ, गेस्टिंग फैकल्टी हूँ, तो कैजुअल वर्कर, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई भी हो सकता है रेगुलर वर्कर। रेगुलर वर्कर इज अ वर्कर हु इज एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी डेली। जो डेली पे काम कर रहा है वो रेगुलर है, या जिसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं वो रेगुलर वर्कर है। बट कैजुअल वर्कर कौन होगा? जो परमानेंट बेसिस पर काम नहीं करते, कैजुअली ओकेजनली जो वर्क करते हैं, है ना। जैसे हमारे कौन हो सकते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, वो डेली वर्क करते हैं, इस टाइम पे तो नहीं करते, अब सीजन नहीं है ना, तो वो कैसे होते हैं? कैजुअल। काम मिल जाएगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। ऐसा कोई ना उन्हें किसी पर्टिकुलर पर्सन ने एम्प्लॉय कर रखा है कि रोज काम करेंगे करेंगे, वो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वर्कर्स को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और हायर्ड वर्कर्स। ठीक है, हायर्ड वर्कर्स 2 तरह के हो जाएंगे, रेगुलर और कैजुअल। जो रेगुलर वर्क करते हैं, परमानेंट बेसिस पर होते हैं, वो रेगुलर होते हैं।
जो समटाइम्स वर्क करते हैं, कभी कभी वर्क करते हैं, वो कैजुअल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन आप इसका खुद करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स का डिफरेंस कर लेना, रेगुलर और कैजुअल का डिफरेंस कर लेना। देन अनदर कॉन्सेप्ट इज labor supply. What is labor supply? It refers to the amount of labor that the workers are willing to work, offering corresponding to a particular wage rate. Workers who are willing to work. ध्यान रखना, लेबर सप्लाई का मतलब क्या है? वर्कर्स willing to work, या अमाउंट भी कह सकते हो, अमाउंट ऑफ वर्कर्स विलिंग टू वर्क। वो वर्कर्स जो काम करने की इच्छा रखते हैं, काम करने की इच्छा रख रहे हैं, सिर्फ अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है ना। दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। वर्कर्स आर एंगेज इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी और वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क। इच्छा तो कोई भी रख सकता है, इच्छा तो हम भी रख सकते हैं ना, किसी भी काम को करने की, बट वो फैक्ट अलग कब हो जाएगा? when we are doing or not, जब हम उसे काम को करेंगे या नहीं करेंगे। तो लेबर सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ लेबर या अमाउंट ऑफ वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क ऑफरिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग वेज रेट। जो वेज रेट मार्केट में चल रहा होगा, वेज रेट का मतलब क्या है? उस काम के लिए जितने पैसे का जो रेट चल रहा होगा मार्केट में, उस रेट पर वो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क ऑफरिंग कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग वेज रेट। कॉरस्पॉन्डिंग वेज रेट का मतलब क्या है? उस लेवल पर जो वेज रेट चल रहा होगा। समझ गए? लेबर सप्लाई। देन लेबर फोर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड आर विलिंग टू वर्क। Number of workers who are actually working and are willing to work। दोनों एक जैसे ही है, अलग हैं? कैसे? लेबर सप्लाई सिर्फ कह रहा है वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करने की इच्छा रख रहे हैं, और लेबर फोर्स कह रहा है पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड आर विलिंग टू वर्क। तो ये बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है? लेबर फोर्स बड़ा है ना। ये इंक्लूड कर रहा है उन वर्कर्स को भी जो काम एक्चुअली कर रहे हैं और जो काम करने की इच्छा रखते भी हैं। समझ गए? देन थर्ड वन वाज workforce. It includes all those persons who are actually working and does not account to those who are willing to work. It includes all those persons who are actually working, does not account or does not constitute to those who are willing to work. नहीं आया समझ में? Workers who are actually working। वर्क फोर्स का मतलब है ये सिर्फ उन लोगों को इंक्लूड करेगा जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, इन्हें उनसे मतलब नहीं है जो काम करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो वर्क फोर्स क्या हो सकता है? वर्क फोर्स इज इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पर्सन। भाई जो विलिंग है वो तो अनएम्प्लॉयड ही है ना, जो विलिंग है वो क्या है? सिर्फ अनएम्प्लॉयड पर्सन। और अगर मुझे अनएम्प्लॉयड पर्सन निकालना है तो क्या करूं? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स? नहीं,
अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, हो सकता है ना? किसकी जगह? हाँ लिख दो, लेबर सप्लाई, ठीक है, लेबर सप्लाई लिख दो, बट हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पर्सन यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क फोर्स को हम ये कह रहे हैं एम्प्लॉयड पर्सन। वर्क फोर्स जो हमारा एम्प्लॉयड पर्सन है और बाकी बचे हुए कौन है? अनएम्प्लॉयड है। समझ गए? लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। देन नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। वर्कफोर्स को मतलब पता है? हु आर एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, तो इंडिया में उनका साइज क्या है? $40 करोड़। In India, the number of persons who are actually working is around 40 करोड़। अराउंड ये अप्रॉक्स कह रहे हैं हमसे, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, आउट ऑफ द टोटल वर्कफोर्स 70% comprises from rural areas and 30% from urban areas। सही है डेटा? 70% comprises from rural areas and 30% from urban areas। गलत तो नहीं लग रहा कुछ? %70 डेटा या 70% टोटल वर्कफोर्स रूरल एरिया से है और 30% अर्बन एरिया से है। सही है? बुक में मत देखो, अपना माइंड अप्लाई करो। गांवों में लोग ज्यादा काम करते हैं, शहर में कम करते हैं, क्यों? रूरल से ज्यादा अर्बन में काम करते हैं। रूरल से आके अर्बन में वर्क कर रहे हो, तो फिर अर्बन ज्यादा होना चाहिए था ना, मैं भी तो ये कह रहा हूँ। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन तो पर कम होता है ना। नंबर ऑफ पर्सन एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज मोर, 3/4 ऑफ द पर्सन। हम ये कहते हैं अराउंड 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 3/4 पॉपुलेशन मतलब 70 to 75% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज होती है। और कोई पॉइंट? अवेयरनेस टुवर्ड्स एजुकेशन, है ना। अर्बन एरियाज में ज्यादातर लोग किस तरफ एंगेज हैं? एजुकेशन की तरफ। बट रूरल एरियाज में लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस की कमी होने की वजह से वो क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में जुड़ते जाते हैं, ठीक है।